नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। आईडीबीआई बैंक की बहुत बड़ी न्यूज़ इनको लेकर के आई है। रिसेंट न्यूज़ है तो इस पे आप फोकस भी कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आज हमको देखने को मिली है, बड़ा वॉल्यूम हुआ है इस स्टॉक में। लेकिन जो न्यूज़ है वो बड़ी धमाकेदार है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ये स्टॉक रखना चाहते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सब कुछ यहाँ पर फेवरेबल हो गया, आपको कितनी भी बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ जाए, लेकिन आपके पास जो वैल्यू है स्टॉक की, वो आप समझिए कि बेहतरीन लेकर बैठे हो। ठीक है, तो हम ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बात होती है डाइवेस्टमेंट की, और डाइवेस्टमेंट की बात जब आती है तो हम ये देखते हैं कि कितना प्रतिशत हिस्सा किसके पास है। आपको पता है एलआईसी इस बैंक की पापा है, मम्मी है, जो भी आप प्रमोटर कह सकते हो। हाँ, उसके बाद भारत सरकार के पास इनका इतना ज़्यादा स्टेक है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक ऐसी कंपनी जो डायरेक्टली भारत सरकार की ना हो, उसके पास इतनी भारत सरकार की हिस्सेदारी हो, शायद मतलब बहुत चुनिंदा कंपनियों में से है ये। ठीक, मैं रिजल्ट की बात करूंगा जिसके कारण इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आया, लेकिन जो ये न्यूज़ आई है ये इसमें आग लगाएगी। शॉर्ट टर्म में नहीं लगा पाए कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो स्टॉक जब भी आपको गिरावट वगैरह मिल जाए तो इसको जरूर लीजिएगा। CCEA ये कंपनी नहीं है, ये एक आप कह सकते हो बोर्ड है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करके। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म मैंने बताया तो आप समझ गए होंगे ना, एक कमेटी है। ठीक, इन्होंने क्लियर कर दिया है जो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का प्लान बनाया गया था आईडीबीआई बैंक को लेकर। ठीक, अब अप्रूवल मिलने का मतलब सब कुछ पॉजिटिव साइड जाएगा, क्योंकि डाइवेस्टमेंट मतलब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी के बारे में भी कुछ बातें चल रही थी, खैर वो सब बात की बात होगी। लेकिन ये सोचिए, सरकार 45.5% स्टेक रखती है इस बैंक में, एलआईसी 49%। सोच कर देखिए कितना भयंकर नंबर है ये। कितना जा रहा है? टोटल भी किया हुआ है 94%। यानी कि हम आप सिर्फ इस स्टॉक में 6% की हिस्सेदारी ले सकते हैं, जिसमें बड़े प्लेयर्स भी होंगे, चेन्नईज भी होंगे, एफआईआई, डीआईआई सब कोई होंगे। समझ गए? हम आपके पास सिर्फ 6% हिस्सेदारी है। अब क्या यहाँ पर खरीदारी करना बनता है, इसको हम रिजल्ट से समझेंगे। ठीक, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, कितना प्रतिशत कहाँ क्या चीज़ें होंगी ये सब आने वाला वक्त बताएगा। किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें चलेंगी, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इस डेटा के लिए मनी कंट्रोल को पूरा साभार। ये जो न्यूज़ आई है इसको आप अगर इग्नोर भी कर देना चाहो तो क्या इतना सस्ता बैंक आपसे ख़रीदा नहीं जा रहा है, या फिर आप ख़रीदना नहीं चाहते, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आपके सामने रिजल्ट रखे हैं और रिजल्ट में हम कुछ बातें देखते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है, ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। ठीक, रिजल्ट पुराना है, मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है आप तभी समझ पाओगे। ठीक, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट इनकम की बात करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 5,781 करोड़ पे आया है, 5,598 करोड़ से इम्प्रूवमेंट है। जस्ट पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। स्टैंड अलोन रिजल्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल इनकम देख लीजिए, नेक टू नेक है पिछले साल के इस क्वार्टर से, जस्ट पिछले क्वार्टर से बढ़िया इंप्रूवमेंट है। यहाँ से भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन हम इसको नेक टू नेक कह रहे हैं क्योंकि बहुत छोटी सी यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। खर्चा देख रहे हैं किस तरीके से कंपनी ने कंट्रोल किया है बैंक ने, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। देखो, यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट भले बहुत कम कर दी गई हो, लेकिन ये इनकी मजबूरी है। इनको जो मतलब बिजनेसेस जो ये आउटसोर्स करते थे, जो एड हॉक पे रखते थे, उन सबको हटाया गया है और इनकी मजबूरी है क्योंकि नए बिजनेसेस मिल नहीं रहे हैं। पेंडेमिक की सिचुएशन है, वो सब आप जानते हो। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में अगर आप देखोगे, बैंक ने बहुत तगड़े से खर्चे को कंट्रोल किया है। और सिर्फ यही नहीं, जो ओवरऑल इनका रेशियो वगैरह है वहाँ पर भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो खर्चा भी कंट्रोल्ड है, इनकम भी बढ़ी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। रेशियोज की बात करनी है तो जो सबसे ज़रूरी रेशियो होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। बाकी अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे जाओगे, नेट प्रॉफिट 512 378 के मुकाबले 135 के मुकाबले बहुत ज़्यादा। ठीक, अब इस इन टर्म्स में आप कह सकते हो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन तो फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा था बैंक? क्योंकि ग्रॉस एनपीए आप देख रहे हो 22-23% पे था। लेकिन अब यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि ग्रॉस एनपीए जस्ट पिछली बार से घटा है, पिछले साल के इस क्वार्टर से घटा है। और जिस तरीके से नेट एनपीए लोगों का बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इनका नहीं बढ़ा। नेट एनपीए 2% ही है, बाकी प्रोविजनिंग इसके लिए की गई है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं यहाँ पर महसूस करता हूँ वो ये कि आप देखो कि इनका कैपिटल एडिकेसी रेशियो कितना है। 2 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर दिखेगा 7th उसमें 15.59, जो कि इम्प्रूव किया है जस्ट पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत बड़े लेवल पे। इन सब चीज़ों को देखकर आरबीआई ने इनको बैन से भी बाहर निकाला था, अगर आपको याद हो तो, और उस समय बहुत बड़ा मोमेंटम भी आया था।
तो ओवरऑल सिचुएशन में आपने देखा कि एक बैंक जो लगातार आपको प्रॉफिट निचोड़ कर ला कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 48 पैसे का ईपीएस, 36 पैसे का ईपीएस, 13 पैसे का ईपीएस। अब साल भर में अगर बैंक आपको इतना गुणे 4 कमा कर दे दे, ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ, कितना 0.48, ठीक है, 0.48 कमा कर अगर बैंक आपको दे रहा है और इंटू 4 अगर हम कर देते हैं आने वाले समय में, अगर ये ऐसे ही कमाते रहे 1.92, समझ रहे हैं, 1.92 ये हो गई बैंक की कमाई साल भर की। अब ये साल भर की कमाई है, बैंक का स्टॉक है कितने का ये भी तो देखिए, सिर्फ 38 रुपये का। समझ रहे हैं ना, कितना आसान हो गया आपके लिए कैलकुलेट करना कि कितना सस्ता बैंक आपको मिल रहा है, 38/1.92। अब 20 रुपये पे आप ये बैंक पा रहे हो, ठीक है, 20 रुपये की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। खैर यहाँ पर तो हमको ये सब निकालना नहीं चाहिए, सस्ता महंगा ये चीज़ें हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, क्योंकि अन्य पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा हावी होते हैं। लेकिन अब आप ये समझो, एक बैंक जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर आया, बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर अलर्ट हो जाइएगा क्योंकि कुछ हो सकता है, वही हुआ। खैर क्या फिर से आपको यहाँ पर बड़ा रेट 50, 60, 70 का देखने को मिल सकता है? देखो अगर सब कुछ पॉजिटिव वे में चला गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये बैंक आपको 120 के आसपास मिले। और ये थोड़ा सा मैं लंबी बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन जाएगा, हवाई बातों में मत जाइएगा। ये जो स्पेकुलेटिव मूव्स आते हैं उनसे खुद को बचा कर रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। स्पेकुलेटिव मूव से बचाइए। लॉन्ग रन के लिए जब भी ये स्टॉक गिरावट दिखाए तो वहाँ पर आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? इसके कई सारे कारण हैं। पहला, डाइवेस्टमेंट का कारण है। जो बैंक की अभी की परफॉर्मेंस है उससे बहुत बेटर परफॉर्मेंस होने ही वाली है इनकी आने वाले समय में, अगर डाइवेस्टमेंट होता है तो। दूसरी चीज़, जो LIC के पास शेयर्स पड़े हैं ना इस कंपनी के, इस बैंक के, वो थोड़े महंगे रेट पे हैं, समझ रहे हैं। ये आपके रिसर्च का मुद्दा, हम इस पे वीडियो लाएंगे अलग से। लेकिन 50 रुपए के नीचे कोई बैंक अवेलेबल हो और जहां पर मुझे वैल्यू भी दिखाई देती हो, तो मैं केवल एक बैंक सेलेक्ट करूंगा, वो रहेगा IDBI। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जहां पर मुझे वैल्यू प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई देती है मैं IDBI को सेलेक्ट करूंगा। हर 6 से 7% की डिप पे मैं 20% ऐड करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में तैयार हूँ। समझ रहे हैं यहाँ से? हाँ, तो क्या आप ऐसा करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ जाते जाते कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा रिसेंटली बना था। मैंने आपके लिए वो वीडियो भी अवेलेबल कराई थी जब मैंने इस स्टॉक को खरीदने के लिए बोला था आप लोगों को। चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा। प्रेजेंट सिचुएशन में मैं इस स्टॉक में लॉस में नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मतलब रिसेंट डेज में ही खरीदा है कभी, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर ना आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ना सेलिंग की। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद की सलाह लीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए और फिर स्टॉक में अपनी जो भी खरीदारी करनी हो वो कीजिएगा। मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरी आपसे कोई विनती या रिक्वेस्ट नहीं है कि इसमें आप ट्रांजैक्शन करो ही करो। रिसर्च करो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं। इससे भी सस्ते बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, कुछ बहुत प्यारे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, दुलारे हैं सबके। लेकिन अगर मुझे इस वक्त कोई बैंक मेरी कनपटी पे बंदूक लगाकर बोलो कि भैया 50 रुपये से सस्ता आपको कोई बैंक खरीदना है, कोई तो खरीदना है, तो मैं IDBI बैंक को सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा। और कोई बोले कि इस वक्त अगर आपको सिर्फ बैंकिंग स्टॉक में ही कोई ना कोई चूज़ करना है, तो मैं IDBI को नहीं चूज़ करूंगा। बात समझे? हाँ, 50 रुपये के नीचे मुझे अगर कोई बैंक लेना है तो मैं IDBI लूँगा। लेकिन अगर कोई कहे कि बैंकिंग स्टॉक ही सेलेक्ट करना है, तो शायद मेरे टॉप 3 की लिस्ट में भी IDBI बैंक नहीं आता है। आई होप आप इससे भी रेशनल डिसीजन लेकर के आगे बढ़ोगे। कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे बताइएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। जो भी बातें मैंने कही वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था और मैं अक्सर गलत होता भी रहता हूँ। आप सब मुझे फॉलो करते होंगे, आपको पता होगा कि बहुत सारी गलतियाँ मैं कहता रहता हूँ, तो यहाँ पर भी गलती हो सकती है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि बहुत जगह पे गलतियाँ नहीं होती हैं और बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।